हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। और जैसा कि आप सभी को पता है, रिसेंटली हमने PYQ एक्सप्रेस एक सीरीज चलाई हुई है। इसके अंदर हम 2013 से लेके 2024 तक RJS प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को हम सॉल्व करवा रहे हैं। इसके अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको सब्जेक्ट वाइज हम सॉल्व करवा रहे हैं। उसके पीछे का एक ही मकसद है कि जब आप सब्जेक्ट को पढ़ो तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा एरिया है जिस पे मुझे फोकस करना है, वो कौन सा एरिया है जिसको मैं लाइटली ले सकता हूं। तो ये सारी जब चीजें आपको पता होगी तो आप एग्जाम को एक बेटर वे में प्रिपेयर कर पाओगे। जब आप वहां पे 27 जुलाई को पेपर देने बैठोगे तो आप में कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इस पेपर को कर सकता हूं। क्योंकि देखिए, सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, सेमेस्टर एग्जाम में आपको अलग तरीके से प्रिपरेशन करनी होती है, लेकिन ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होने वाला है। कोई ऐसा बच्चा है जिसने बैरेट को फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक रट लिया है, उसके भी एग्जाम सोल्व वो क्रैक होने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं है। और अगर आपने क्या किया, स्मार्ट वर्क किया कि आपने 60% सिलेबस 70% सिलेबस कवर किया, लेकिन वो एरिया कवर किया जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आपके एग्जाम क्रैक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए, ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे एक्स को लाइन बाय लाइन याद कर पाओ। और अगर ये पॉसिबल है तो ज्यादा से ज्यादा 1% 2% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ये काम कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ये काम नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना है, वो चीजें करनी है जो आपके हाथ में है, जो पॉसिबल है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। क्योंकि देखिए, आप एक ग्रेजुएटेड इंडिविजुअल हो, ठीक है, लॉ की डिग्री आपके पास है, तो कॉमन सेंस आपके पास है, ठीक है, रीजनिंग आपके पास होनी चाहिए। तो ये सब चीजों को मिक्स करके जब आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तब आपका काम इजी होगा। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हार्डवर्क से बचना चाहिए, लेकिन जहां पर आपको हार्डवर्क करना चाहिए वहां पे हार्डवर्क करो, जहां पे आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए वहां पे आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का यही तरीका होता है। सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं होता है, बहुत रेयर चांसेस है ना। तो इसलिए अपन को क्या करना है, स्मार्ट वर्क पे भी ध्यान देना है ताकि आपके एग्जाम क्रैक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम मल्टीपल एक्ट्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। मल्टीपल एक्ट्स कवर करेंगे जिसके अंदर है आपके राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और लास्टली इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो इन एक्ट्स को हम कवर करने वाले हैं, ओके। तो अपन स्टार्ट कर दें अपना लेक्चर। सबसे पहले हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो है हमारा रेंट कंट्रोल एक्ट। और जैसा कि अपना हर बार होता है, अपन टाइमर सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और हम 40 सेकंड्स का टाइम लेके चल रहे हैं और ये 40 सेकंड्स भी देखो मैक्सिमम है ना। आपको 40 सेकंड के अंदर अंदर तो सॉल्व करना ही करना है। ट्राई करना है कि क्वेश्चंस को आप जो इजी क्वेश्चन है 10 to 15 सेकंड में सॉल्व कर लो, ताकि जो क्वेश्चन एक्चुअल में डिफिकल्ट है, लेंथी क्वेश्चन है, उनके ऊपर आप एक्चुअल में टाइम दे पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। सबसे पहले 2013 फर्स्ट क्वेश्चन, Under the Rajasthan Rent Control Act 2001, which of the following landlord is entitled to recover immediate possession of a residential premises? देखो सेक्शन नंबर 8 से सेक्शन नंबर 10 से क्वेश्चन आया है आपका, सेक्शन 10। सेक्शन नंबर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आपके पास टाइम है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, टाइम अप। देखिए सेक्शन नंबर 10 के अंदर क्या क्या सिचुएशन दी हुई जब आप इमीडिएट पोजीशन रिकवर कर सकते हो। अ रिटायर्ड मेंबर ऑफ एनी आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन, यस, इनके पास ऑप्शन है। अ रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस, इसके पास भी ऑप्शन है। अ रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट ऑन कॉर्पोरेशन, यस, इनके पास भी ऑप्शन है। यानी कि ये चारों ही लोग जो है इमीडिएट पोजीशन रिकवर कर सकते हैं अंडर सेक्शन 10। तो इस रीजन की वजह से यहां पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट 2013 में एक ही क्वेश्चन आया था। देखिए आपको ये भी देखना है कि कौन से एरिया से क्वेश्चन आया है, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है कि उस पर्टिकुलर एक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर एक्ट का कितना वेटेज है उस एग्जाम के अंदर, है ना। तो इस चीज का भी आपको ध्यान जरूर रखना है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 2015 में टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ पेटिशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 9 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट इज विद इन द पीरियड ऑफ 240 days from the date of service of notice on the tenant.
within the period of 12 months from the date of service of notice on the tenant, within the period of 6 months from the date of service of notice of tenant, no limitation. क्या होगा इसका आंसर? अगेन अगर आपको थोड़ा भी कॉमन सेंस है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है, वैसे डिफिकल्ट है क्वेश्चन, ठीक है, टाइमलाइन को याद रखना है ना, लेकिन कॉमन सेंस होगा तो आप इसको बहुत इजीली कर पाओगे, वो भी मैं बताता हूं कैसे, किस तरीके से यहां पे आपका कॉमन सेंस काम आने वाला है. ओके, टाइम अप, ठीक है, इसको अपन वापस सेट कर देते हैं. हाँ देखिए यहां पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1. अब कैसे कॉमन सेंस लगेगा, देखो जब आप राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट देखोगे तो वहां पे जो प्रोसीजरल पार्ट है ना, चाहे आपका सेक्शन 12 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, यहां पर आपको टाइमलाइन जो है मंथ में नहीं दिया हुआ है, डेज में दिया हुआ है ना. तो यहां पे जब आप चारों ऑप्शन देख रहे हो तो इनमें तो देखो 12 मंथ्स, 6 मंथ, यानी कि मंथ में आपको टाइम पीरियड दिया हुआ, तो ये दो नहीं हो सकता. तो यानी कि यहां पे लिमिटेशन पीरियड ऑब्वियसली है, ये भी आपको पता होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता. तो इसलिए क्या आपका ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 1. तो यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है. ओके, तो देखिए बहुत सारी चीजें जो आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर पाओगे अगर आपको क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली नहीं पता है तब भी. तो थोड़ा सा वहां पे आपको अपनी रीजनिंग एबिलिटी वो भी शो करनी होती है, ठीक है, थोड़ा सा अवेयरनेस भी शो करनी पड़ती है ना. तो ये सारी चीजों को जब आप मिक्स करके चलोगे तो आपके लिए वो पेपर सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. अब अपन चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. एज पर सेक्शन 3 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, द चैप्टर 2 and 3 thereof do not apply to the premises let out after the commencement of the act for a period of 2 years through the registered deed. The premises let out to the multinational company having paid up share capital of less than rupees 1 crore. The premises let out of for residential purpose, the monthly rent whereof of rupees 4,000 in case of the premises situated in the municipal area of Jaipur city. The premises belonging to the government company is defined under the कंपनीज एक्ट 1956. क्या है इसका आंसर? अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. देखते हैं कितने लोग सोल्व कर पाते हैं. ओके, टाइम अपना हो चुका है. देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, ठीक है. करेक्ट आंसर आपको ये देखने को मिलेगा जब सेक्शन 3 आप पढ़ोगे तो उसमें लिस्ट है, पूरी प्रॉपर लिस्ट दी हुई है, उसके अंदर बताया हुआ है कि कौन कौन सी प्रेमाइसेस है जिसके ऊपर आपको चैप्टर 2 and 3 को अप्लाई नहीं करना है. तो उसके अंदर जो आपका करेक्ट ऑप्शन निकल के आने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछे गए. तो देखो 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 2015 में दो क्वेश्चन पूछे गए. अब देखते हैं कि 2016 में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमसे, है ना. चलते हैं 2016. Premises under राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट डज नॉट इंक्लूड. देखो डज नॉट इंक्लूड, मैंने बार बार बोला है क्वेश्चन में जब ऐसी चीजें आए तो आप इसको अंडरलाइन करो कि आपको करना क्या है. आउट हाउस अपोर्टेंट टू अ बिल्डिंग, अकोमोडेशन इन अ हॉस्टल, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव. क्या है इसका आंसर? क्या होने वाला है इसका आंसर? ओके, टाइम अप. यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ये 2, अकोमोडेशन इन अ हॉस्टल. देखो ये साफ साफ क्लियरली मेंशन्ड है, प्रीमाइसेस की जो डेफिनेशन है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है. इसके अलावा क्या होते हैं, गैराज अपना इंक्लूडेड होता है, गार्डन होता है, ठीक है, आउट हाउस है वो भी इंक्लूडेड होता है. तो इस टाइप की चीजें प्रीमाइसेस के अंदर इंक्लूडेड होती है. लेकिन ये अकोमोडेशन इन अ हॉस्टल ये प्रीमाइसेस की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. In the event of death of person referred in sub clause 1 of section 2(1) of the Rajasthan Rent Control Act 2001, in case of premises let out for residential purpose, who of the following ordinarily residing with the tenant as member of his family up to his death shall be included within the definition of tenant. देखो हमें क्वेश्चन पढ़ने में ही ऑलमोस्ट 15 से 20 सेकंड लग गए. तो कई ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिनको आपको 15 से 20 सेकंड तो क्वेश्चन की एक रीडिंग में लगेगा. इसलिए आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन छोटे हैं इजी उनको क्विकली ऐसे सॉल्व करना है 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड में. ये क्वेश्चन बड़ा है तो यहां पे देखते हैं क्या आपका करेक्ट आंसर होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है. टाइम अप. ठीक है, अपन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या. देखो सर्वाइविंग स्पाउस ये होता है सन, डॉटर,
ठीक है, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। ब्रदर नहीं होते, सिस्टर नहीं होते। तो देखो जैसे ही एक भी ऑप्शन गलत आया तो आप इस पूरे ऑप्शन को हटा दो। यहाँ पे देखते हैं सर्वाइविंग स्पाउस सन डॉटर, फिर से ये आया, इसको हटा दो, ठीक है। फिर ये देखते हैं सर्वाइविंग स्पाउस सन डॉटर मदर फादर, ये एकदम सही है। अब इसको भी देख लेते हैं सर्वाइविंग स्पाउस सन एंड डॉटर। अब देखो होने को तो ये भी सही है, लेकिन बात क्या है, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सर्वाइविंग स्पाउस सन एंड डॉटर के अलावा मदर एंड फादर को भी इंक्लूड किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो देखो यहाँ पे भी 2016 में टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे रेंट कंट्रोल एक्ट से। फिर चलते हैं 2017 में। चैप्टर 2 एंड 3 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाइज टू एनी premises let out to citizen of foreign country, any premises belonging to or vested in a university established by any law for the time being in force, any premises belonging to a government company as defined under section 617 of Companies Act, any premises situated in the municipal area of Jaipur city let out for residential purpose for a monthly rent of rupees 8,000। क्या होने वाला है इसका आंसर? ओके देखिए, देखते हैं अपन ऑप्शन नहीं, प्रीमाइसेस लेट आउट ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता, ये एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किए गए अंडर सेक्शन 3। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने सेक्शन नंबर 3 कवर किया था, अगर आपको याद हो तो इस वजह से ये दोनों चीजें एक्सक्लूडेड है। फिर गवर्नमेंट कंपनी ये भी एक्सक्लूडेड है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। आपको सेक्शन 3 ध्यान देना। आप देखो सेक्शन 3 से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको आइडेंटिफाई हो गया कि भैया सेक्शन 3 के अंदर जो लिस्ट दी हुई है वो लिस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 3 को आपको अच्छे से कवर करना है। इन 2017 में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है रेंट कंट्रोल एक्ट से। चलते नेक्स्ट 2019 में। Under the provision of Rajasthan Rent Control Act, a landlord has a right to inspect the premises let out by him. Which of the following statement with reference to inspection is incorrect? देखो इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। 30 सेकंड्स बचे हैं, क्विकली सेलेक्ट करो इसका आंसर कि क्या होने वाला है। क्या होगा इसका आंसर? ओके टाइम अप। यहां पे देखो, द इंस्पेक्शन कैन बी डन ड्यूरिंग डे टाइम ओनली, द प्रायर इंटीमेशन ऑफ एट। देखो अपन को इनकरेक्ट ऑप्शन देखना ना, इस चीज का ध्यान रखना कि आपको क्या देखना है, इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। अ प्रायर इंटीमेशन ऑफ एटलीस्ट 3 days टू द टेनेंट इज नेसेसरी। 3 days नहीं आएगा, इसमें 7 days आएगा, तो ये ऑप्शन अपना गलत है, ठीक है। यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका करेक्ट आंसर है ये, ठीक है, क्योंकि डे टाइम में होगा, ठीक है। उसके अलावा इंस्पेक्शन कैन बी कैरिड आउट नॉट मोर देन वंस इन अ 3 month, ये भी करेक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। तो ऐसी सिचुएशन में आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which provision of Rajasthan Rent Control Act deals with permission to enter into the limited period tenancy and for grant of certificate for recovery of possession? Section 6, 7, 8 और 9। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद आते हैं इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बस आपने रीड किया और खट से क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपका टाइम बचाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम बचाते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको विद इन 10 सेकंड सोल्व करना था। अगर आप इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपकी स्पीड काफी धीरे है और आप स्टूडेंट से बहुत ज्यादा पीछे। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन 10 सेकंड में सोल्व कर रहे हैं। अपना टाइम अप हो चुका है। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सेक्शन 8 के अंदर दिया हुआ है कि आप लिमिटेड पीरियड के लिए टेनेंसी के अंदर एंटर कर सकते हो, है ना। ये है ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द remedy available to an aggrieved party against a final order passed by the rent tribunal constituted under the Rajasthan Rent Control Act 2001? क्या होगा इसका आंसर?
ओके, टाइम अप हो चुका है। देखो थोड़ा इजी भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। मैं इसको डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, अगर आपने एक बार भी रीडिंग की होगी इस बैरक की थोड़ा भी ठीक से तो आप आंसर कर दोगे। और अगर अपन कॉमन सेंस की बात करें, देखो इस चीज के लिए आप रिट पिटीशन तो फाइल करोगे नहीं, है ना। और जब आपके सामने राजस्थान रेंट कंट्रोल एक स्पेशल स्टैट्यूट बना दिया गया है तो आपको सीपीसी में जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन तो यही बचता है ना। या फिर आपका ये भी हो सकता है, तो बेसिकली आप एलिमिनेशन मेथड करके इन दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। फिर आपको चार में से एक नहीं, आपको दो में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये आपका करेक्ट आंसर है। अंडर सेक्शन 19 आप क्या कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो। ओके, ये हो गया अपना 2019। उसके बाद अपन चलते हैं 2021 के अंदर। पहला क्वेश्चन, द रिप्लेसमेंट ऑफ राजस्थान प्रोमाइसेस कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1950 by section 32 subsection 1 of the Rajasthan Rent Control Act 2001 affected which of the following? क्या होने वाला है इसका आंसर? ओके, टाइम ऑलमोस्ट अप, टाइम अप, ठीक है। अगेन देखो, अगर आप एक लॉ के अच्छे स्टूडेंट हो, मैं ये भी नहीं बोला जुडिशियल एस्पिरेंट, अगर आप लॉ के एक अच्छे स्टूडेंट हो, एवरेज भी हो, चलो एवरेज भी हो, तो आपको एक चीज तो पता है कि लॉ के अंदर अगर कोई चीज रिपील हो जाती है ना, तो अमेंडमेंट आ जाते हैं, ठीक है, चीजें रिमूव हो जाती है एक्ट में से। तो अगर वो प्रोसीजरल चीज है तो फिर भी वो रेट्रोस्पेक्टिवली जो है इंप्लीमेंट किए जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी काम एक बार कर चुके हो और फ्यूचर में जाके वो एक्ट रिपील होता है, तो आपने जो भी काम ऑलरेडी कर दिया उसको वो चीज इफेक्ट नहीं कर सकती। तो देखो, टू एनीथिंग ड्यूली डन और सफर्ड अंडर द एक्ट 1950, तो देखो ऑब्वियसली अपन को देखना कि क्या अफेक्ट करेगा, क्या अफेक्ट करेगा, यानी कि आपका जो नया एक्ट आ गया है वो किस किस चीज को अफेक्ट कर सकता है। अब देखो, जो आपने ड्यूली डन, क्या लिखा हुआ है, ड्यूली डन, आप जो काम ऑलरेडी ड्यूली कर चुके हो उसको तो कैसे अफेक्ट करोगे आप, नहीं हो सकता। एनी राइट एक्वायर्ड, ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा। टू एनी फाइन इनकर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द अबव। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, नन ऑफ द अबव होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22E ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट कोर्ट फी शैल बी पेबल 50 रुपीज, 100 रुपीज, 250 रुपीज एट वेलरम। क्या होने वाला है इसका आंसर? %50 टाइम इज अप। ये देखो, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बोलूंगा डिफिकल्ट है विद रेस्पेक्ट टू रेंट कंट्रोल एक्ट, क्योंकि इतनी छोटी चीज कई बार चीजें स्किप हो जाती है। मोस्टली लोग किस पे ध्यान देते हैं, जो अपना स्टार्टिंग वाला प्रोसीजर वाला जो पूरा पार्ट है, कैसे रेंट ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश होगा, रेंट अथॉरिटी कैसे एस्टेब्लिश होगी, क्या प्रोसीजर है एविक्शन इमीडिएट रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए, क्या प्रोसीजर है एविक्शन के लिए, क्या टाइम लेने, लोग वहां तक फोकस करते हैं। कोर्ट फीस वाला जो पॉइंट है लोग इतना ध्यान देते नहीं है ना। अपना टाइम भी आप हो चुका है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपीज की कोर्ट फीस होने वाली है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंडर द प्रोविजन ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, इज नॉट अ रिक्विजिट रिगार्डिंग इंस्पेक्शन ऑफ द रेंटेड प्रीमाइसेस। देखो, सेम सेक्शन के ऊपर से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, टाइम अप। देखो, अब प्रायर इंटीमेशन ऑफ इट, देखो थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन आया था तो उसे 3 दिन का दिया हुआ था, तो मैंने आपको बोलता 7 दिन का नोटिस रिक्वायर्ड होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। द प्रीमाइसेस शैल बी इंस्पेक्टेड इन डे टाइम, ये उस क्वेश्चन में भी हमने देखा था, सही है। सच इंस्पेक्शन शैल नॉट बी कैरिड आउट मोर देन वंस इन 3 मंथ, ये ऑप्शन भी सही है, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है। और अपन को क्या देखना है,
नॉट अ रिक्विजिट, यानी कि कौन सी चीज जरूरी नहीं है, तो ये 3 चीज तो जरूरी है। तो क्या बचता है हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर ये होने वाला है, सच इंस्पेक्शन शैल बी कैरिड आउट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ टेनेंट। ऐसी कोई भी चीज सेक्शन में नहीं लिखी हुई है, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट गलत हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Under the Rajasthan Rent Control Act, an application made under Section 23 shall be disposed of by rent authority within dash 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 from the date of presentation of the application. 120 days, 90 days, 60 days, 30 days. लास्ट 5 सेकेंड्स। ओके, टाइम अप। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 60 डेज। 60 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना होता है, इसका डिसीजन लेना होता है, डिस्पोज ऑफ करनी होती है विद इन 60 डेज। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं 2024 में। एक ही क्वेश्चन आया है और वो है अंडर सेक्शन 20 सबसेक्शन 3 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट मींस प्रॉफिट डिनोट्स rent as agreed as invested in section 4 of the act. Option number 2, compensation depriving landlord from the use of the premises. Option number 3, revision of rent as envisaged in section 7 of the act. Option number 4, revision of the rent as per section 6 subsection 2 of the act. क्या होने वाला है इसका आंसर? टाइम अप। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये। देखो, नॉर्मली जब आपको इस टर्म का मतलब पता होगा तो बेसिकली इस टर्म का बेसिक मीनिंग ही होता है, आपने सीपीसी में पढ़ा होगा। और सीपीसी में कौन सा प्रोविजन है जो इससे डील करता है, ये एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, है ना। सीपीसी में कौन सा प्रोविजन है, इसकी डेफिनेशन कहां पे दी हुई है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली वो सारे प्रॉफिट होते हैं जो किसी इंडिविजुअल को मिलने चाहिए थे, बट अपोजिट पार्टी के किसी भी एक्ट की वजह से वो प्रॉफिट उनको नहीं मिल पाया। अगर मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में बोलूं तो ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन है जो इससे सूट कर रहा है, मैच कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। तो आपने समझ लिया कि जितने क्वेश्चन हमने देखे उनमें से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे एटलीस्ट जिसको आप कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर सकते हो। आपको एक्यूरेटली चीज पता होना जरूरी नहीं है। तो एक चीज आपको समझनी चाहिए, जब आप आरजीएस का पेपर देने जाओ तो आपके अंदर एक वो कॉमन सेंस होना चाहिए, लॉ स्ट्रेंथ का जो दिमाग होता है ना वो होना चाहिए। तो कम से कम ये तो अभी देखो सिर्फ रेंट कंट्रोल एक्ट के हमने क्वेश्चन देखे, मैं ओवरऑल अगर आपको लॉ वाले पोर्शन की बात करूं 70 जो क्वेश्चन आते हैं 70 में से एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं, ये तो मैं मिनिमम अमाउंट बता रहा हूं, 5-6 से क्वेश्चन होंगे जिनको आप कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर दोगे। अगर आपने कॉलेज टाइम में थोड़ा ठीक ठाक पढ़ाई कर ली है, प्रिपरेशन आपने ठीक ठाक कर ली, तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं कि आप क्या करने वाले हो, सिर्फ अपने कॉमन सेंस से कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। और ये एक बहुत अच्छा रेशो, 70 में से अगर आप 5-6 क्वेश्चन कॉमन सेंस के थ्रू ही सॉल्व कर रहे हो तो यकीन मानिए एक बहुत बहुत अच्छा रेशो है ना। तो आप जब एक एग्जाम देने जाओ तो सिर्फ और सिर्फ रटी हुई चीजों पे अपन को फोकस नहीं करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग खुला हुआ रखना है, क्योंकि उस दिन आपको उस दिमाग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट एक्ट पे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। देखो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से आज तक एक बार ही क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इस बार भी जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आएगा तो उससे प्रोबेबिलिटी ही क्या, तो क्वेश्चन ही ना पूछा जाए, और अगर क्वेश्चन पूछा गया तो ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 मूवेबल गुड्स डज नॉट इंक्लूड, यानी कि डेफिनेशन क्लॉज से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और मैं आपको चीज रिपीट कर दूं, देखो एक्ट चाहे कोई सा भी हो, XYZ कोई भी एक्ट हो जो अभी आपके आरजीएस के पेपर में आने वाले हैं, हर एक्ट का डेफिनेशन क्लॉज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डेफिनेशन क्लॉज जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि देखो बाकी क्लॉज में अगर आपने थोड़ा 19-20 किया चलता है, डेफिनेशन क्लॉज में अगर आपने एक भी वर्ड मिस किया तो इसका मतलब क्या है, अर्थ का अनर्थ करने वाले हो, और वो हमको वहां नहीं चाहिए।
है ना। तो इसीलिए डेफिनेशन क्लॉज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, देखते आपको क्लिक करना चाहिए अरे यार यहाँ पे तो ये लिखा होता है ना। तो डेफिनेशन क्लॉज में आपको किसी भी तरीके से ढिलाई नहीं बरतनी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है मनी। ठीक है, मनी को आप कभी भी मूवेबल गुड्स के अंदर काउंट नहीं करते हो। ये जो मूवेबल गुड्स की जो डेफिनेशन है ये आपको सेक्शन 2 में देखने को मिलेगी, क्लॉज 7 के। यहां पे आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन देखने को मिलती है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसका मनी। अब चलिए नेक्स्ट एक्ट पे चलते हैं, अपना पार्टनरशिप एक्ट। उसमें भी देखो 2015, 16, 17 इन 3 ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे और तीनों ईयर में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 2015 से। बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका, ये अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके, टाइम अप। देखिए क्या होने वाला है, फर्म डिसॉल्व कैसे होगी, अपन को मेन फोकस करना है फर्म डिसॉल्व कैसे होगी। इफ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, हाँ फर्म ऐसे डिसॉल्व हो सकती है। इफ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स बाय द कंप्लीशन ऑफ देयर ऑफ, ये भी ऐसे भी एक्सपायर हो सकती है। बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर, ऐसे भी। अब देखिए जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका जब हमने रैपिड रिवीजन क्लासेस के अंदर जब इस एक्ट को हमने कवर किया था, वो मैंने ही कवर करवाया था, तब भी मैंने बोला था ये जो एक्ट है ना कॉमन सेंस वाला एक्ट है। अगर आप में थोड़ा भी कॉमन सेंस है और अगर आपको प्रोविजन अंदर से बहुत डिटेल में नहीं पता तो भी आप उसको जो है करेक्ट करने वाले, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में देखो ऑब्वियसली बात है ना, आपने फिक्स टर्म के लिए पार्टनरशिप की थी, जैसे टर्म एक्सपायर होगी फर्म डिसॉल्व होनी है। आपने किसी स्पेसिफिक काम के लिए फर्म क्रिएट की थी, जैसे काम होगा फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, और जैसे पार्टनर की डेथ होगी फर्म डिसॉल्व होनी है। तो आंसर क्या होने वाला है, ऑल ऑफ दी अबव। इसलिए क्या मैंने बोला था, पार्टनरशिप एक्ट जो है, इवन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी अगर आपने एक बार भी रीड कर लिया ना, तो इंडेक्स को छोड़ के बाकी जो क्वेश्चंस आने वाले हो आप ऐसे सोल्व कर दोगे। हाँ, इंडेक्स आपको याद करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, बाकी अंदर जो प्रोविजन दिए हुए हैं उसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है ना, और आपको पता चल जाएगा सारे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है तो मैं आपका टाइम रिड्यूस कर रहा हूं 30 सेकेंड्स। अ पार्टनरशिप फर्म इज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, एन इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन, एन एजेंट ऑफ इट्स पार्टनर, नन ऑफ द अबव। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आंसर आप देने वाले हो इसका। टाइम अप। वैसे तो 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था लेकिन फिर भी देखते हैं अपन। अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। एन इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन, ये भी गलत है। एन एजेंट ऑफ इट्स पार्टनर, ये भी गलत है, यानी कि नन ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। और आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एक जजमेंट है, एक जजमेंट है CIT वर्सेस RM चिदम्बरम पिल्लई 1977। CIT लिख देता हूं मैं यहां, CIT वर्सेस RM चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है 1977। तो ये जो तीनों चीजें है ना, ये जो मैंने आपको बोला है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सारी चीजें इस जजमेंट के अंदर बोली गई है। तो आप इस जजमेंट को रेफर कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एवरी पार्टनर इज अंडर अ ड्यूटी to render true accounts and full information to indemnify the firm, FIRM होगा ये, for any loss caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm, not to carry on any business other than that of the firm, to be just and faithful to each other। ठीक है, सेक्शन 10 से क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये,
ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ये। ठीक है, देखो ये सारी चीजें जो टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, ये देखोगे आप, टू नॉट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस, ये सारी चीजें भी आप एक्ट में देखने वाले हो। लेकिन देखो स्पेसिफिकली आपसे पूछा जा रहा है सेक्शन 10, तो सेक्शन 10 के अंदर तो सिर्फ ये वाला पॉइंट कवर किया गया है, इसलिए आपको फोकस करना है इसी पॉइंट के ऊपर। तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब देखो मैं थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता रहता हूं। अब अपन सॉल्व करेंगे 20 सेकेंड में। 20 सेकेंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के, है ना। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाना है अपन को। हमने 40 सेकंड से चालू किया था, फिर 30 पे, अब अपन 20 सेकंड पे। देखो क्या आप कवर कर पाते हो नहीं कर पाते इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के क्वेश्चन। 2017 में फर्स्ट क्वेश्चन आया, चलिए। देखो यहां पे क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में बच्चों को क्या दिक्कत आती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से मोस्टली दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछेंगे लीगल मैगजीम, जैसा इसके अंदर हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, जिस तरीके से यहां पे हुआ है ना कि आपसे लीगल मैगजीम पूछ ली, या फिर आपसे रूल्स पूछे जाएंगे जो अपने अलग अलग रूल है। लिटरल इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया, गोल्डन रूल है, ठीक है। तो ये सारे रूल्स पूछे जाते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन है। अब जो रूल्स वाले जो क्वेश्चन है, इज्म जनरिस हो गया, नोसिटा सोसिस, तो ये तो बच्चे ठीक कर देते हैं। बच्चों को दिक्कत आती है लीगल मैगजीम्स में, क्योंकि देखो n नंबर ऑफ लीगल मैगजीम है, कुछ नहीं बताओ क्या पूछ लेंगे। तो इसका तरीका क्या है, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। देखो तो जब भी एक्टस आएगा ना वर्ड, तो इसका मतलब होता है एक्ट, और क्यूरे का मतलब होता है कोर्ट। अगर ये दो वर्ड आए ना आपके, तो आपको इस तरीके से ऑप्शन में देखना है। देखो एक्टस, अब एक्ट यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, तो यानी कि फर्स्ट चीज तो अपन को आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है कि क्या करना है। लेकिन क्यूरे जब आपने देखा, कोर्ट, गॉड, लॉ, और यहां पे कुछ नहीं, तो यानी कि कोर्ट अपना करेक्ट आंसर होने वाला है। एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रेजुडाइज नो मैन, है ना। तो इस तरीके से आपको लीगल मैगजीम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वर्ड्स को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% सही होगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो देखो एक तो अंधेरे में तीर चलाना और एक थोड़ा बहुत गाइडेंस के साथ तीर चलाना, दोनों में फर्क होता है। तो अगर आपको एक्यूरेटली आंसर नहीं पता है, तो भी एटलीस्ट इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आंसर को करेक्ट कर सकते हो, है ना। तो ध्यान रखना है, ऐसे वर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। आप चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following is not an internal aid to the construction or interpretation of statute? Long title of an act, illustrations, marginal notes appended to a section, preamble of statutes. हाँ, ये इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड पे भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैंने दो ही बोला था, तीसरे टाइप के भी क्वेश्चन है। टाइम अप। देखो ये इंटरनल एड का पार्ट है, ये भी है और ये भी है। ये इंटरनल एड का पार्ट नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है मार्जिनल नोट्स अपेंडेड टू अ सेक्शन। आप देखिए गूगल पर जाना, अगर आपको ऑलरेडी जहां से भी आपने क्लासेस अटेंड किए, अगर आपको वहां पे नोट्स अवेलेबल नहीं थे, तो गूगल पे जाना, इंटरनल एड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और एक्सटर्नल एड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। लिस्ट बहुत ही कॉमन सी लिस्ट है वो, ठीक है, बहुत सिंपल लिस्ट है, उसको पढ़ लेना एक बार पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक बार पढ़ा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके वहां पे सॉल्व होने लग जाएंगे। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए कि इंटरनल एड क्या है और एक्सटर्नल एड क्या है। ओके, बताइए। जैसे मैंने बोलता, देखो रूल के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, तो क्या होगा इसके अंदर, अब देखो यहां पे ये दोनों अपने आप में एक सेपरेट रूल है, ठीक है, जो हेड एंड केस से रिलेटेड नहीं है। तो यहां पे दो ऑप्शन हट गए। अब होता है कॉजेज ओमनिजस और उसके बाद पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, यहां पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ए, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। जैसे मैंने बोलता, रूल्स आपको पता होने चाहिए, और वो रूल्स किस जजमेंट के थ्रू आपके निकल के आए थे, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, तो ये था करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 2019 नेक्स्ट क्वेश्चन।
द रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन नोसिटा एसोसिस मीन्स, देखो फिर से रूल के ऊपर क्वेश्चन आया है, क्या है इसका मीनिंग, देखो अब देखो यहां पर नोसिटा एसोसिस और इज्डम जनरिस, इन दोनों रूल्स के अंदर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो नोसिटा एसोसिस का मतलब होता है, एसोसिस से याद करो एसोसिएट्स, ठीक है, नोसिटा एसोसिस से आपको याद रखना है एसोसिएट। तो यानी कि जो वर्ड्स आपको अगर इंटरप्रेट करने ना, तो जो वर्ड्स उसके आसपास है उससे आपको डिसाइड करना है कि उस वर्ड का क्या इंटरप्रिटेशन निकलने वाला है, ठीक है। तो जो वर्ड्स उसको कंपनी दे रहे हैं, अदर वर्ड्स कंपनी दे रहे हैं, वहां से आपको डिसाइड करना होगा कि उस वर्ड को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। इज्डम जनरिस का मतलब होता है कि जब एक जेनरिक वर्ड है और उसके आसपास स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, तो आपको उस जेनरिक वर्ड को कैसे वो डिफाइन करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है स्पेसिफिक वर्ड से। तो ये वाला ऑप्शन आपके आ जाता है इज्डम जनरिस में, और ये है नोसिटा एसोसिस के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। अब 2021 में चलते हैं हम, बताइए। देखो रिपीट हो रहा है ना, लास्ट क्वेश्चन वही था और अब फिर से वही क्वेश्चन घूम के आ गया है दूसरे तरीके से, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है। इसलिए देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में बहुत ज्यादा ऑप्शन वो क्वेश्चन नहीं बनते, रूल्स के ऊपर बनेंगे, घूम फिर के वही आएंगे, या फिर लीगल जब मैक्सिम आएगी तो कुछ भी आ सकती है। इसका करेक्ट आंसर है नोसिटा एसोसिस, जो हम ऑलरेडी अभी भी करके आए, इसमें डिस्कस करने वाला कुछ नहीं है। अब देखो ये ऑप्शन, यहां पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ओके, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इसको ध्यान रखना, आप चाहे अपनी नोटबुक में आप लिख लो करेक्ट आंसर इसका क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। अगेन बहुत 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 ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी। तो देखो इसमें तो 20 सेकंड का भी टाइम नहीं लगना चाहिए था। देखो पार्लियामेंट तो करेगा नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट ने तो लेजिस्लेचर बना दिया है, तो वो क्यों इंटरप्रेट करेंगे। हाउस ऑफ कॉमन से अपन को लेना देना नहीं है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से कुछ लेना देना नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है इंटरप्रिटेशन का काम किसका होता है, कोर्ट्स का होता है ना। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। अब आते हैं हम लास्ट ईयर के पेपर में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन स्पेसिफिक वर्ड्स आर फॉलोड बाय जनरल। देखो जैसे ही ये चीज आई है, ठीक है, जैसे चीज आई है वैसे आपको पता चलना चाहिए कि क्या हो इसका होने वाला है, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि क्या है। तो देखो रूल ऑफ एसोसिएशन नहीं हो सकता क्योंकि नोसिटा एसोसिस वाला था, ठीक है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, तो बचता ही अपना ये है गोल्डन रूल भी नहीं है, तो ये होमोजीनियस हो गया, यानी कि इज्डम जनरिस वाला। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 3। अब देखो इसके अलावा जो दो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये तो डिलीट हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी डिलीट हो गया, इसको डिलीट कर दिया गया। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन है, अभी अभी हमने देखा था, तो इसमें ना ये जो दो वर्ड्स हैं ये गलत लिखे हुए हैं, इसकी वजह से इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया, यानी कि दो क्वेश्चन क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं 2024 के पेपर से। तो हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में भी देखा कि घूम फिर के वही क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है, तो यानी कि पीवाईक्यू सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ज्यादा ऑप्शन नहीं बनते आईओएस में से, नहीं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में से घूम फिर के 2-4 चीजें जिसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, इसीलिए पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हमने यहाँ पे इन 4 एक्ट्स को, 3 तो एक्ट हो गया अपने, लैंड कंट्रोल एक्ट, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और चौथा अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये सब्जेक्ट जब हमने कवर किए तो हमें समझ में आया कि ये सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखते हैं, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट पार्टनरशिप, रेंट कंट्रोल, सोगा में तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन थे, है ना। इंटरप्रिटेशन का कोई एक्ट नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा सिंपल थे, रूल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लीगल मैगजीन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो भी रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए देखो मुझे नहीं लगता कि इन चारों सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, ये इजीली डुएबल जो है सब्जेक्ट्स हैं। तो इसलिए आपको ट्राई करना है
कि जो सब्जेक्ट इजी है वहां तो आपको 100% स्कोर करना है। अगर आप यहां पे भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है ना। तो जो सब्जेक्ट्स इजी हैं उनको आपको इजीली कवर करना है, ट्राई करना है कि इजी सब्जेक्ट्स के अंदर 100% स्कोर करें। और जो हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चन है यानी कि जो अपने मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें थोड़े से क्या होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, उनमें आप थोड़ा सा मार्जिन लेके चल सकते हो। लेकिन अगर आपने यहां पर भी क्वेश्चन गलत किए इन इजी सब्जेक्ट्स में से भी, तो यकीन मानिए आपके लिए आरजेएस का पेपर क्रैक करना बहुत बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। इसलिए इजी सब्जेक्ट को इजी ही लेके चलना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नए एक्स के साथ और जानेंगे कि उन एक्स के अंदर किस तरीके से आपको ध्यान देना है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है, जैसे हमने बोला पीवाईक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन देखिए सिर्फ और सिर्फ पुरानी चीजों को सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। आपको एग्जाम पैटर्न पे, जो भी करंट में एग्जाम पैटर्न चल रहा है उसके बेस पे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, है ना। इसमें आपकी हेल्प करेगी हमारी टेस्ट सीरीज, मंथन टेस्ट सीरीज हमने चालू की हुई है। उसके अंदर आपको मोर देन 60 पेपर्स मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी और कंप्लीट भी। टोटल आपको 60 पेपर्स मिलने वाले हैं। आप देखिए एक अच्छी चीज, जो एक भी नहीं मल्टीपल चीजें हैं जो हमारी टेस्ट सीरीज में आपको बहुत अच्छी मिलने वाली, लेकिन फिर मैं कुछ चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगा। कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ पेपर्स इंक्रीज करने के लिए कई बार क्या किया जाता है कि जो पेपर हैं उनको एक यूनिफॉर्म वे में नहीं बनाया जाता। जैसे कोई सब्जेक्ट छोटा है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपके लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें से 100 क्वेश्चन बनना मुश्किल है, तो आपको ऑब्वियसली किसी ना किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्लब करना पड़ेगा। लेकिन कई बार आपको क्या दिखेगा, नंबर ऑफ पेपर्स बढ़ाने के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे एक सेपरेट पेपर बनाएंगे जिसके अंदर 40 क्वेश्चन होंगे या 60 क्वेश्चन होंगे, है ना। तो वहां पे आपको नंबर ऑफ पेपर ज्यादा मिलेंगे, लेकिन वो क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और देखो अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो यूनिफॉर्मिटी में से जो है चीजों को सॉल्व करना होता है। आपको हैबिट डालनी होती है, अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेन करना होता है कि मुझे उस दिन एग्जाम सॉल्व करते हुए क्या क्या चीजें करनी है। तो अगर आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन नहीं करोगे कि मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद इन 2 आवर, 100 क्वेश्चन विद इन 2 आवर मुझे सॉल्व करने हैं, अगर आप इस तरीके से माइंड को ट्रेन नहीं करोगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी वहां पर। इसलिए हमने क्या किया है, नंबर ऑफ पेपर्स चाहे हमारे पास 60 हो, लेकिन हर एक पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन है, ना ज्यादा है ना कम है। जहां पे किस सब्जेक्ट में कम क्वेश्चन बन रहे तो हमने 2 सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया ताकि बच्चों के लिए यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। एक ये चीज हो गई। सेकंड चीज, जो हमारा एग्जाम पैटर्न अभी आरजेएस में चल रहा है उसी के बेस पे हमने पूरा पेपर बनाया है। और इसका प्रूफ है कि जब लास्ट ईयर आरजेएस का पेपर हुआ था, जब फर्स्ट टाइम इस कोचिंग के स्टूडेंट्स ने उस एग्जाम को अटेम्प्ट किया था, तब 17 आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ने प्री एग्जाम क्लियर किया था। और वो इसलिए किया था क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न हमारी मॉक टेस्ट सीरीज का पैटर्न था वही पैटर्न आरजेएस का आया था। तो जब इस तरीके से चीजें मिक्स होंगी, एक जैसी होंगी, तब जाके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो इसलिए जो ये टेस्ट सीरीज है वो बेस्ड है करंट पैटर्न पर। हमने इतने पेपर्स को एनालाइज किया है, हमने पेपर्स को 2 कैटेगरी में बांटा, 2013 से लेके 2017 तक। क्यों? क्योंकि इसमें पुराना सिलेबस था। फिर उसके बाद 2019 से लेके 2024 तक, क्योंकि ये नया सिलेबस था। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया है और करंट एग्जाम पैटर्न के ऊपर ये टेस्ट सीरीज बनाई है। तो अगर आपको लगता है कि इस टेस्ट सीरीज से आपको हेल्प मिलने वाली, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे कांटेक्ट नंबर है वो आपको स्क्रीन पर नीचे स्ट्रिप में दिख रहे होंगे। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे हमारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं, वहाँ पर आपको लेटेस्ट जजमेंट भी वहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल तैयारी करवाने के लिए हमने वो टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में करवाई जाती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और हम ट्राई करेंगे कि जिस भी तरीके से हम आपको गाइडेंस दे पाए, हम आपको गाइड ज़रूर करें ताकि आपके लिए एग्जाम क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए सब्जेक्ट के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।